हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑफ मीरपुर इंटर कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस, माय नेम मुकेश चंद। और आज मैं आपको प्रोज़ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो पहले आप देख लीजिए, पहला चैप्टर है इंटरमीडिएट के कोर्स में, ए गर्ल विद बास्केट, और इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस जो लेखक हैं, इसके अच्छे निबंधकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। उन्होंने लगभग 1950 में हिंदुस्तान में वो आए, भारत में, और उन्होंने भ्रमण किया। विलियम सी डगलस जो थे वो कायदे में लेखक ना हो करके साथ साथ में वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज थे। और उन्होंने भारत में भ्रमण किया, दिल्ली से रानीखेत तक वो गए, और उस दौरान क्या स्थिति थी ये सब बातें बताई उन्होंने इस चैप्टर में। क्योंकि उस समय वो स्थिति थी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और बीच बीच में जो स्थितियां ख़राब रही, कुछ लोग वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ गए, और रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या थी, या वहाँ से आए हुए लोगों की स्थिति क्या थी, उस सब बारे में इसमें बताया गया है। तो देखते हैं चैप्टर ए गर्ल विद बास्केट। बहुत अच्छा ऐसे है ये। शुरुआत से देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैंने हिमालय जाने के लिए न्यू दिल्ली से रवानगी की, यानी मैं चला। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। मैं जा रहा था, लगभग बरेली तक ट्रेन से गया, और उसके बाद मैं रानीखेत तक। रानीखेत क्या है? रानीखेत उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों का मिलिट्री का एक सेंटर था, सेना का सेंटर था, जो 6,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और हिमालय से लगभग 120 मील दूरी पर है। हिमालय वो जो हर समय बर्फ़ से ढका रहता है। तो कहता है कि मैं बरेली तक ट्रेन से गया, और उसके बाद फिर रानीखेत तक बाई कार गया हूँ। ये स्टेशन मैंने देखा। द ट्रेन वाज स्लो। जो ट्रेन जिसमें मैं सफ़र कर रहा था, जिसमें मैंने यात्रा की, वह बहुत धीरे धीरे चलने वाली थी और लगभग हर ही स्टेशन पर, प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। लेखक कहता है, हर एक स्टेशन पर जब रुकता था तो मैं अपनी खिड़की का दरवाज़ा खोलता था और नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर चलता था, देखता था लोगों को। तो लेखक ने अगले पैराग्राफ में देखिए, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफार्म जो थे वो लोगों से खचाखच भरे थे। कौन थे उन लोग? वे सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज़, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बैगर्स, हॉकर्स लगभग थे। इसमें कोई बताने की बात नहीं है। सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी, पुजारी, सामान बेचने वाले, और भिखारी और ठेली लगाने वाले लोग थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। लगभग प्रत्येक व्यक्ति ही नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन ए वाइट लूज गारमेंट, और सबके सब ने ढीला ढाला सा सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना था, कह लीजिए धोती कुर्ता जैसी चीज़। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। इससे पहले कि मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलता, मैंने 3 लोगों से कुछ टूटी फूटी बात की। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक। हमने किस बारे में बात की? दुनिया में क्या चल रहा है और ख़ास ख़ास खबरें क्या हैं। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और आज के दिन के मुख्य समाचार क्या हैं। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल्स एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार मैं कर क्या रहा था? मैं ये देख रहा था, भारत के राष्ट्र की नब्ज टटोल रहा था। टू गेट ए फील ऑफ द पल्स माने है नब्ज टटोलना। इसे अंडरलाइन करके आप याद रखेंगे। तो मैं इस प्रकार से भारत की राष्ट्र की नब्ज को टटोल रहा था, अंदर की बात समझ रहा था, और ये भी देख रहा था कि लोगों के मन में जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी क्या सोचते हैं वो उनके बारे में, उनकी क्या रिपोर्ट है, ये बात मैं देख रहा था। इसके बाद में एक बड़ा सा पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ। उसमें क्या बताया गया है, कायदे में वो ट्रेन के बाहर जो भी कुछ उसे दिखाई दिया उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो दिल्ली से गाज़ियाबाद, गढ़ स्टैंड, मुरादाबाद होते हुए बरेली गया,
तो ये पूरा नेचुरल इलाका है, नेचुरल क्षेत्र है। यहाँ चारों तरफ गंगा का क्षेत्र था, तो बड़े बड़े वन, बड़े बड़े घास बहुत ऊंचे, उन घासों में घूमते हुए जंगली जानवर, पेड़ों पर बैठे हुए बंदर के बच्चे, गांव में गारे की दीवार, कच्ची मिट्टी की दीवार, झोपड़ियाँ, झोपड़ियों पर चढ़ी हुई बेल और बेल चढ़ी हुई पे कद्दू लटके हुए हैं। इस तरह की बात उन्होंने वहाँ पे की है जो इस पूरे पैराग्राफ में है। इसे आप अपना पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसा कि लेखक ने कहा कि वो हर बार उतर कर के अपने स्टेशन पर उतर के लोगों से बात कर रहा था, लेकिन अगर इस पैराग्राफ में देखिए, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का जो मेरा दौर था उसमें बाधा आई। एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ कुछ छोटे छोटे बच्चों का एक समूह इकट्ठा देखा। देवर सेलिंग बास्केट्स, ये बच्चे जो हैं कुछ टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवन रीड बास्केट, हाथ से बुनी हुई कुछ टोकरियाँ, एंड सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, और कुछ साधारण सी चीज़ें बना करके वो बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। उन्होंने टोकरियाँ अपने हाथों में ऊपर पकड़ रखी थी। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो व्हाट, कुछ चिल्ला रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। लेकिन मैं बिना गलती किए ये समझ गया कि वो बच्चे क्या चाहते थे। कौन है ये बच्चे? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे हैं। जब भारत वहन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों, सैकड़ों लोग अर्थात लाखों लोगों को अपना मूल निवास स्थान छोड़कर और दूसरी जगह जाना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वो भारत आ गए। क्यों आ गए? ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, वे धार्मिक कट्टरता के कारण डर के इधर आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे इतने गरीब लोग थे कि उनके लिए जीवन शुरू करना भी बहुत मुश्किल बात थी, यानी जीवन शुरू नहीं कर पा रहे थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, वे इसलिए और भी गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा रास्ता पैदल या किसी तरह से पार किया था। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे अपने साथ ले जा सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, अपने साथ ले जाने के लिए उनके पास कुछ छोटे मोटे आइटम थे, सामान था, कुछ खाना था, जो भी वो ले सकते थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका खाना ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपने रवानगी के कुछ दिन बाद ही, यानी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारे पर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ भी वो गिरते थे वहीं पर मर जाते थे। इससे अगले पैराग्राफ में भी बस ये बताया गया है कि उनकी हालत कितनी ख़राब थी। वो खाना नहीं मिल रहा था उनको जंगल में, और सड़क के किनारे वो कपड़े के घर बनाकर अर्थात टेंट लगा करके रह रहे थे, और उनकी आमदनी बहुत कम थी। ये बात बताई गई है। इससे आगे में देख लें, अगला पैराग्राफ देखते हैं। लेखक बताते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे थे, सामान बेच रहे थे। तो उन बच्चों से शुरू करते हैं। लेखक ने आई बोट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, मैंने कुछ आने की कुछ टोकरियाँ, एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, एक दूसरी टोकरी फलों के लिए खरीदी कुछ ज़्यादा पैसों की। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, 1 रुपये की मैंने एक रद्दी की टोकरी खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी, 1 रुपये की मैंने सिलाई के लिए एक टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, 1-2 पंखे मैंने एक आने में ख़रीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मेरे हाथ भर गए और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। सेंट अमेरिका की करेंसी है, और वो बता रहा है डॉलर वहाँ का रुपया है, सेंट वहाँ के पैसे ही समझ लीजिए। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे जिनसे सामान खरीदा लेखक ने वो खुशी खुशी से अपने घरों में चले गए। आई वाज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं सामान में इतना घिर गया कि हिल भी नहीं सकता था। इसके बाद उन्होंने क्या देखा? द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली, सबसे ज़्यादा आक्रामक और अच्छी तरह से अपना सामान बेचने वाली एक लड़की थी जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। केवल 9 साल की,
सुंदर कन्या एक मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एक टोकरी थी विद हैंडल, उसमें एक हैंडल लगा था। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट। वो इसका लगभग 1.5 रुपया मांग रही थी, मेरे हिसाब से 30 सेंट थे। कहने का मतलब है 20 सेंट का उस समय में 1 रुपया था। वहाँ के 20 पैसे और हमारा 1 रुपया था। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह बहुत ही कमाऊ बेचने वाली थी। देयर वाज टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वह इस प्रकार से आवाज़ लगा कर के टोकरी बेच रही थी कि किसी का भी हृदय जो है वो द्रवित हो सकता है। उसकी आंख में आंसू क्यों थे? क्योंकि आज उसकी एक भी टोकरी नहीं बिकी थी और आज शायद शाम को उसको खाना नहीं मिलेगा, शायद परिवार को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में आए उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें खाने के लिए भी नहीं मिलता था, इसलिए वे बच्चों से सामान बिकवा करके ही कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीद पाते थे। विलियम सी डगलस जो है ये एक जज हैं और गरीबों के बड़े हमदर्द रहे हैं, ये बात भी है। वो गरीब लोगों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने आगे लिखा, देखिएगा किताबों में अपनी, माई आर्म्स वर फुल आई हैड नो रूम, मेरे हाथ भर गए और मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और मेरे पास और कोई ज़रूरत भी नहीं थी मैं कि और टोकरी खरीदूं। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. बताते हैं कि मैंने अपने सामान को बाएं हाथ में संभालते हुए अपने सीधे हाथ को कोट की जेब में पहुंचाया और उसमें से मुट्ठी भर खरीद निकाली, और वो खरीद मैंने जो है उस लड़की की टोकरी में रख दी, जिस टोकरी को लड़की मेरे सामने बड़ी उत्सुकतापूर्वक लेकर के खड़ी हुई थी। कायदे में क्या है, वो टोकरी तो नहीं खरीद सकता लेकिन वो दान देना चाहता था। कहता है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट। कहता है कि मैंने ये बताने का उस लड़की को प्रयास किया कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता लेकिन मैं दान स्वरूप आपको कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही विलियम सी डगलस ने वो पैसे दिए, लड़की का जो भाव थे वो बदल गए। कहता है लेखक, आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैं तुरंत समझ गया कि मैंने उस लड़की पर शायद बहुत बड़ा हमला कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ये 9 साल की बच्ची जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे, अर्थात फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, और जो भूख से बिल्कुल मरने को तैयार खड़ी थी। रेज्ड हर चिन रीज्ड इनटू द बास्केट, उसने अपना चेहरा ऊपर किया और टोकरी में झांका। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, और भारतीय नारी के पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, जो पैसे मैंने दिए थे वो पैसे मुझे वापस कर दिए। क्या कहना चाहती थी लड़की? वो कहती थी हम भीख नहीं मांगते, हम मेहनत के खाने वाले लोग हैं। तो लेखक इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक कहता है उस समय केवल एक ही तरीका था जो मैं कर सकता था। आई बोट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। ऐसा क्यों? जब ज़रूरत नहीं थी तो टोकरी क्यों खरीदी? लेखक जो है सहायता करना चाहता था उस गरीब बच्ची की, लेकिन उन टोकरी की उसे ज़रूरत नहीं थी। उसने बिना मतलब बिना वजह से भी सहायता करने के लिए, क्योंकि वो फ्री में पैसे ले नहीं सकती, भीख ले नहीं सकती, तो आखिरकार लेखक ने टोकरी ही खरीद ली। जैसे टोकरी खरीदी, लड़की मुस्कुराई। सी विप्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, थोड़ा मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, शायद किसी घास की बनी हुई झोपड़ी में उसने अपना वो घुस गई होगी। दैट वुड आई हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उसने कम से कम 30 सेंट तो कमाए ही थे। 30 सेंट क्यों? क्योंकि 30 सेंट तो लेखक ने ही दिए हैं। ये सब बातें आगे देखिएगा। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। ये मैंने अपनी सारी कहानी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई, और उन्हें ये भी बताया कि ये लड़की की घटना भी एक कारण है कि मैं भारत से इतना प्यार क्यों करने लगा हूँ। आखिरी पैराग्राफ देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे गांव में रहने वाले हों, चाहे शहर में रहने वाले हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे पढ़े लिखे कर्मचारी हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सब में अपनी नागरिकता की और अच्छेपन की एक सेंस है, उन्हें गर्व है अपने भारतीय होने पर। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें आज़ादी की भी भावना मौजूद है, उपस्थित है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये 9 साल की बच्ची, बोर्न इन स्क्वेला एंड पॉवर्टी, जो केवल गरीबी में और बड़ी गंदगी में पैदा हुई होगी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी या पढ़ी लिखी थी ही नहीं, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सॉइल ऑफ इंडिया, लेकिन उसी ने ही मुझे भारत की अंतरात्मा के दर्शन करा दिए कि भारत के लोग कैसे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बाद की लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाए हैं उनके एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं। जो मैंने पढ़ाए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से ही एक्सप्लेनेशन आते हैं, बहुत कम पार्ट छोड़ा है मैंने। एक तो आप इसकी ग्लोसरी ज़रूर पढ़ा करो, मैं ये बताना चाहता हूँ। पीछे जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं, मैं लिख तो यहाँ पे बोर्ड पे भी सकता हूँ, आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगेगा और भी लंबी हो जाएगी फिर आपकी ये वीडियो जो है। तो आप ग्लोसरी पढ़ा करो और ग्लोसरी के बाद फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जितने भी हैं इन सब को पढ़ो, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सारी आपको करनी है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं सारे, और इसमें वोकेबलरी पीछे दी हुई है, वोकेबलरी ज़रूर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी माई पर्सनल नंबर। ओके, थैंक यू।